सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। 2 हफ्ते पहले नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई मिली और अब आज उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी मिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरखास्त पर आज समाअत की। दौरान समाअत शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूं और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना मेरा हक है। कैंसर का मरीज होने की वजह से मुझे साल में 2 मरतबा चेकअप करवाना पड़ता है। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उन्हें जिलावतनी में यह मरज लाहक हुआ और अमरीकी डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि इसका इलाज लंदन से करवाया जाए और मैं गुज़िश्ता 15 साल से इसका इलाज करवा रहा हूं। हुकूमती वकील ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देने की मुखालफत की और कहा कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की 4 हफ्तों में वापसी का बयान हल्फी जमा करवाया था मगर वो अब तक वापस नहीं आए, जिसके बाद शहबाज शरीफ किसी रियायत के हकदार नहीं हैं। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि जेल में अदालत के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में नए मसाइल तशखीस हुए। अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि आप बताएं इलाज में कितना वक्त लगेगा, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पहले भी 2 बार बाहर जाकर खुद वापस आया हूं। शहबाज शरीफ के जवाब पर अदालत ने कहा कि आपके रिकॉर्ड से साबित है कि आप वापस आए, अब यह बताएं कि इस बार वापसी कब तक आएंगे। अदालत के इस्तफसार पर शहबाज शरीफ ने कहा कि क्या मैं दहशतगर्द हूं जो मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। मैं 3 बार वजीर आला पंजाब रहा, अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूं। मुझे जब डॉक्टर वापसी की इजाज़त देंगे मैं फौरी वापस आ जाऊंगा। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने अदालत में 3 जुलाई की वापसी का टिकट भी पेश कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ को 8 मई से 3 जुलाई तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी गई है और अदालती फैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल नहीं है। नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है तो भी इलाज के लिए बरतानिया जाने से नहीं रोका जाएगा। अब यहाँ एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आज से ठीक 1.5 साल पहले नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क इलाज जाने की इजाज़त मिली और वो फैसला भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ही जारी किया गया था और जिस अदालती बेंच ने फैसला सुनाया था उसके सरबरा भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी थे। और शहबाज शरीफ जिन्हें आज बाहर जाने की इजाज़त मिली है वो उस वक्त नवाज शरीफ को 4 हफ्तों में वापस लाने के लिए गारंटर बने थे और हुकूमत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अब तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ एक मजाक है। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बाहर जाने के लिए जाली गारंटी अदालत में जमा करवाई थी। अब शहबाज शरीफ को जाली गारंटी देने पर नोटिस करने के बजाय खुद शहबाज शरीफ को बाहर भेजा जा रहा है। इससे पहले वो नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल यह है कि क्या इस गारंटी का क्या बना। फवाद चौधरी अदालत से सवाल कर रहे हैं और शहबाज शरीफ पर तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फवाद चौधरी से हमारा यह सवाल भी बनता है कि फवाद चौधरी साहब को निज़ाम अदल उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब इमरान खान की एक कॉल पर जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालकर उन्हें सऊदी अरब जाने की इजाज़त दी गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जो उस वक्त वज़ीर आज़म भी नहीं थे, किसी को फ़ोन किया था और इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। फवाद चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता, लेकिन शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है और वो जुल्फी बुखारी वाला केस भूल गए हैं। ये ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ जून 2018 की बात है जब मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि उस वक्त किसी ऑफिशियल ओहदे पर नहीं थे, उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बैठे बैठे सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर अपने दोस्त जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवा दिया था और उन्हें साथ बैरून मुल्क ले गए थे। तो जहाँ खुद फेवर लेना हो वहाँ कैसा कानून, कौन सा इंसाफ, और जब बात सियासी हरीफ की हो तो फिर कानून की सारी शिकें याद आ जाती हैं और ये भी याद आ जाता है कि नाइंसाफ़ी हो रही हो। और ये ज़ाहिर किसी एक जमात की बात नहीं है, ये इसी तरह से करती है। हुकूमत में शामिल जमात भी कभी कभार ऐसा कर जाती है। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम में आगे चलकर वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब पर भी बात करेंगे। सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की नुमाइंदगी भी हमारे साथ मौजूद होगी। तो डॉक्टर ज़रका साहिबा, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ये आप देखें कि जुल्फी बुखारी साहब वाला केस भी हमारे सामने है, किस तरह से कितनी जल्दी फैसला हुआ था। आज फैसला अदालत से आया तो फवाद चौधरी साहब अदालत पर तनकीद कर रहे हैं, क्या दुरुस्त है अदालत पर यह तनकीद जायज़ है आपकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने नून लीग का केस तो बड़े मुनसिफाना अंदाज से बोला, लेकिन मुझे ये बताइए कि जुल्फी बुखारी और शहबाज शरीफ का क्या मवाजना है। जुल्फी बुखारी कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, उन्होंने 7 अरब रुपए, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई चक्कर नहीं था। ही वॉज अ ब्रिटिश नेशनल।
उनके ऊपर कोई इस किस्म के इल्जामात नहीं थे और कोई मवाजना नहीं है। तो ये जो बातें हैं, आप मुझे बताइए। अब देखिए, बात ये है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कुछ कहेंगे तो तौहीन अदालत आप पे भी आ जाएगी, हम पे भी आ जाएगी। इसलिए वो हम कुछ कह नहीं सकते कि मफरूजे के ऊपर सारा काम करना पड़ेगा। बात यह है कि मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान नहीं, शरीफिस्तान में बैठे हैं। और यहाँ पर शरीफिस्तान के जो 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 तरीके हैं वो शरीफिस्तान के लिए ही होते हैं, आम पाकिस्तानी के लिए तो नहीं होते। अगर आप यही कोई पाकिस्तानी आप मुजरिम जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की हो, उसके साथ अगर ये सब कुछ होता है कि ये नहीं, और पिछला केस भी देख लीजिए 1.5 साल पहले किस तरह अदालतें छुट्टी वाले दिन खुलती है। अच्छा, ये एक खास बात है शरीफिस्तान की कि यहाँ पर अदालतें छुट्टी वाले दिन खुल के जो उन्होंने अपना देना होता है डिसीजन वो दे देती हैं। और बाकी लोगों के लिए तो आपको पता है कि आप 4-4 दफा भी जाएं, 10-10 दफा भी जाएं, आपकी तारीखें लगती जाएंगी। तो ये बहरहाल हमारा खासा है। दूसरी बात ये कि आज जुम्मतुल विदा है और इसके बाद अगर किसी ने बड़ा टाइमिंग बड़ी सेट करके किया गया है काम, और खिराज तहसीन पेश करती हूँ मैं उनको जिन्होंने ये सब कुछ सेट किया, क्योंकि जुम्मतुल विदा है, प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर चले गए हैं और इसके बाद अगर हुकूमत ने या किसी ने इसको चैलेंज करना है तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे होगा जो 8 दिनों के बाद है। और मियाँ शहबाज शरीफ, अल्लाह ताला उनको इसी तरह की सेहत दे। मैं कहती हूँ बाकी पाकिस्तानियों को भी अल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ की तरह की सेहत दे, जो इतने मुस्तैद आदमी हैं कि कितने सालों से हम उनके लिए दुआएं करते रहे हैं उनकी सेहत के लिए। कब से उनके बारे में हम सुन रहे हैं कि उनको मसाइल हैं ब्लड कैंसर के, तो बहुत दुआएं की हमने भी कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और इस तरह की सेहत कामला दे। और इस तरह के बाकी पाकिस्तानी जो बेचारे कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं, हम आज जुम्मतुल विदा इन सब के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो इंसाफ इनको मिला है वो बाकी पाकिस्तानियों को भी मिले। या अल्लाह जो बाकी बीमार हैं, या अल्लाह उनको भी वही। डॉक्टर साहब, जिस तरह ये बाकी कैंसर के मरीज, जिस तरह शौकत खानम में हमारे मुल्क में दी जाती है, शौकत खानम में जिस तरह बाकी कैंसर के मरीज इलाज कराते हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत कामिला अता फरमाए, शहबाज साहब को भी सेहतियाब करे। लेकिन क्या ये जो खास लोग हैं जा रहे हैं वो तो माशाल्लाह सेहतियाब हो चुके हैं, उन्होंने ये बात मान ली है। तो ये चेकअप के शौकत खानम में कोई ऐसा काबिल डॉक्टर नहीं है जिससे ये चेकअप हो सके? देखिए बात सुनिए ना, नहीं है ना। अब आप, मैं देखिए, मैं यही तो बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से अगर कोई 5 मिलियन को मतलब कैंसर लाहक होता है तो उन सबको बाहर जाने की इजाजत दी जाए। तो ये आप लोगों ने असल में, हमारा फोकस ही किसी और काम पे है। इसकी बड़ी जरूरत है कि हर आदमी जिसको खांसी आए, जिसको वो ITP जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामला दे, आखिरी दिन है रमज़ान के, तो उनको वैसे सेहत याब माशाल्लाह वो हो चुके हैं। तो बात ये है कि यही वाली सेहत अगर वो अवाम को भी दे देते या अभी भी हम कुछ कर सके ऐसा निज़ाम के जिसमें जो सेहत और जो मराहत इनको मिलती हैं वो आम पाकिस्तानी को मिल जाए तो किसको तकलीफ है, सब भी बड़े खुश होंगे। सही। चले, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ, आपसे पूछूंगा कि अब क्या हुकूमत के पास ज़ाहिर है रोकने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन फिर क्या अगर शहबाज साहब भी नवाज शरीफ साहब की तरह जाकर नहीं आते वापस और उनके डॉक्टर भी उनको वापसी की इजाज़त नहीं देते तो फिर हुकूमत क्या करेगी? जमील अहमद खान साहब, ये क्या सिलसिला इसी तरह पाकिस्तान में चलता रहेगा कि ये अब ज़ाहिर निज़ाम इंसाफ पर तो नहीं तनकीद की जा सकती क्योंकि बहुत सारी बाइंडिंग्स होती हैं, लेकिन ये ख़ास लोग मुल्क से बाहर जाकर इलाज कराएं, आम लोग यहीं इलाज कराएं, चाहे वो गरीब फिर बच सके ना बच सके, उसके नसीब में शौकत खानम जाकर कैंसर का इलाज है, और ये ख़ास लोगों को इनको छींक भी आए, चेकअप भी कराना हो तो बाहर जाकर इन्हें इलाज कराना है और फिर इजाज़तें भी मिल जाती हैं। जी देखें, ये चीज़ें जो तबकाती हमारे यहाँ गैप है वो तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा। रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। तो ये तो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वेदर मेड बी अ बिजनेस पीपल, बिजनेसमैन, और द पॉलिटिशियन, और द ब्यूरोक्रेट्स, और द मिलिट्री मैन, राइट। सो उसमें तो अगर ये चीजें हैं तो सारों के लिए लागू हैं। तो इस बात को अगर आप मजमूई तौर पर इसको अगर आप सिर्फ ख्याली तौर पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कौन नहीं चाहेगा कि हम ऐसे मुल्क में रहें जहां हर आदमी को एक जैसा इलाज मैसर हो, जैसे बहुत सारे फलाही ममालिक में, यूके एक उसकी मिसाल है। तो ऐसा हम चाहेंगे, खुदा करे ऐसा हो, खुदा करे हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा बाखर हमारे ज़राए बढ़े
ताकि हम ऐसा कर लें। जब तक कि ऐसा नहीं है जमील तो साहब, जाहिर है कुछ लोग मुख्तलिफ मुकाबला लिबास खास महंगे तो जाहिर पहनते है हैं। ये तो बहुत मुश्किल है कि हमारे मुल्क में लागू हो सके। हम इसको हुकूमत वर्सेस ऑपोजिशन अगर कर लें, क्योंकि शहबाज साहब जाहिर है ऑपोजिशन लीडर हैं मुल्क के। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान गिरे थे, उन्होंने फिर पूरा इलाज उनका यहीं हुआ, इलेक्शन से कुछ रोज़ पहले की वो बात थी। अभी भी हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि वो कभी इलाज के लिए या किसी चेकअप के लिए बाहर गए हों। लेकिन यहाँ हम ऑपोजिशन के जितने भी लीडरान हैं उनमें तो हम अक्सर ये सुन रहे होते हैं, जिसके केसेस चलने लगते हैं उसको बाहर इलाज के लिए जाना पड़ता है, जेल जाते ही कमर में भी लोगों की दर्द हो जाते हैं, दिल के दौरे भी पड़ जाते हैं, दिलों में भी तकलीफ हो जाती है। जी बिल्कुल, ये चीजें जो पहले से होती आई हैं, एक परसेप्शन, जैसे परसेप्शन जब डेवलप हो जाए सियासत का या सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का या ब्यूरोक्रेसी का, या जजेस और जुडिशरी का, तो जब ये तासुर कायम हो जाए, परसेप्शन कायम हो जाए, तो उसको खत्म, उसके मद्देनजर रखते हुए लोग अपने अपने कमेंट्स देते हैं। मैं क्योंकि एक तजिया निगार हूं, तो मैं एक साइंटिफिक तरीके से और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना चाहूंगा आपके नाजरीन के सामने। जहां तक रहा सवाल कि हम अपने इदारों को इतना ज्यादा हम तनकीद का निशाना बना चुके हैं मुख्तलिफ अदवार में, न सिर्फ अभी बल्कि इससे पहले भी। जब ये बनाते हैं तो होता क्या है, अब जुडिशरी को आपने तनकीद का निशाना बना लिया, आपने अपनी फौज को तनकीद का निशाना बना लिया, आपने अपने सियासतदानों को इतना ज्यादा तनकीद का निशाना बना लिया कि अब आदमी सोचता है कि सियासत को हिस्सा ले या ना ले। तो ये तमाम चीजें जब ठीक है, चलें जमील साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। रहनुमा और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, ज़ाहिर है शहबाज साहब ये जा रहे हैं, अभी डॉक्टर जरका गुफ्तगू कर रही थी, वो कह रही थी मामला ये ऐसा सेट हुआ है कि अब अगले 8 दिन तक हुकूमत तो इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं कर सकती। जिसने भी सेट किया है ये बड़ा ही बेहतरीन फिक्स किया है इस मामले को। तो मियाँ साहब वापस आएंगे या फिर इनके डॉक्टर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर की तरह वापसी की इजाज़त देंगे ही नहीं? नहीं, दोनों। एक तो ये हर मियाँ नवाज शरीफ का मसला ये है कि पूरे ख़ानदान का केस चलता है कि जब मियाँ नवाज शरीफ पर अगर कोई के बेटे का कोई इशू होता है तो वो मियाँ नवाज शरीफ को भी जवाब देना पड़ता है। उनके वालिद साहब का, मरहूम वालिद साहब का होता है, तो दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं। शहबाज शरीफ साहब का केस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जेल जा चुके हैं, बाहर भी जा चुके हैं, वापस भी आ चुके हैं। बहुत सालों से वो बाहर जाते हैं अपने इलाज के लिए, उनके डॉक्टर्स, उनकी फाइलें सारी वहाँ हैं और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो वापस आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ के वापस ना आने का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान में जो उनके साथ इंसाफ के तकाज़ों पूरे नहीं हुए उस वजह से वो नहीं आए। मियाँ नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया एक सिम्पली ग्राउंड पर, जिस पर एक अकाउंटेंट को प्रमोशन भी नहीं होती अकामा के रिसीवर पर, और उसके बाद 3 रेफरेंसेस फाइल करने के लिए नैब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही नैब पर किसी की जुरिस्डिक्शन है इस किस्म के ऑर्डर करने। फिर मॉनिटरिंग जज लगा दिया गया, फिर ये भी कहा गया कि इतने अरसे में उनके केसेस का फैसला होना चाहिए, फिर कन्विक्शन कर दी गई, जेल भेज दिया गया। वो जिन्होंने कन्विक्ट किया था जिन जज साहब ने, उनको मिसकंडक्ट में उस केस में फारिग कर दिया नौकरी से, लेकिन वो जजमेंट अभी तक। तो मियाँ नवाज शरीफ का बिल्कुल डिफरेंट केस है और वो वहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, इसलिए वो वापस नहीं आ रहे। लेकिन अब जुबैर साहब जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं वो सारी जो ये पेचीदगियाँ हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो तो मेडिकल रिलीफ पर गए थे ना, वो तो अपना इलाज करवाने गए थे और सेहतियाब होने के बाद उन्हें वापस आना था। कमिटमेंट तो ये थी उनकी अदालत से। वो जो वहाँ गए थे उसके बाद जितने भी वर्कर्स हैं और लीडर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इज द रियलिटी, इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री और लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। अभी अगर किसी को शक था पिछले 3-4 साल में जो तबाही की करने की कोशिश की गई, इसके डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, उनको सियासत में भी नहीं हिस्सा ले सकते, लेकिन आज भी जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं जहाँ जहाँ PMLN लड़ा है तो अवाम के दिलों पर राज मियाँ नवाज शरीफ ही करते। तो वो जो उनका अवाम का जो रद्द अमल था जो मियाँ नवाज शरीफ के लिए कि आप उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक अपनी गर्दन ना बताएं यहाँ आके, और ये कोई आसान चीज है भी नहीं कि जो चीज वो बाहर बैठ के कर सकते हैं वो यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं खुल के बात करता हूँ, शुरू दिन से बात करता हूँ
लेकिन जब जुबैर साहब बाई इलेक्शन जीतने का तो एक ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये हुकूमत उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकी, जो इसके वादे थे वो 100% पूरे करने में नहीं कामयाब हुई, तो लोगों ने रिएक्शन के तौर पर मुस्लिम लीग नून को वोट दे दिया, तो वो वहाँ उसको उस चीज़ का फायदा हो। थर्ड फोर्स कोई उस तरह से थी नहीं, पीपल्स पार्टी को तो माजी में वैसे ही सब देख चुके हैं। ANP को भी दे सकते थे, PTI को भी दे सकते थे, नौशहरा में, वजीराबाद में भी और पार्टीज थी, डस्का में भी और पार्टीज थी, जहाँ कराची में भी और पॉलिटिकल पार्टीज थी, PSP भी थी और PLP भी थी और MKM भी थी, उनको दे देते। और ये आपने सही कहा, ये कॉम्बिनेशन होता है कि किसी की एक की पॉपुलैरिटी होती है, हुकूमत वक्त की भी परफॉर्मेंस जज करते हैं लोग उनकी डिलीवरी से, जो मुश्किलात अवाम के, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से होता है ना वोट डालने का फैसला अवाम की नजर में। कहने का मतलब ये है कि मैं तो बिल्कुल खुल से कहता हूँ, हमेशा से कहता हूँ, जब इंसाफ के तकाज़े उनके लिए पूरे किए जाएंगे तो हम बिल्कुल वो मियां नवाज की बात करेंगे। लेकिन जुबैर साहब, जब भी कोई टॉप लीडर किसी भी पार्टी का, खासतौर पर जब वो माजी में हुकूमत में भी रहा हो, तो वो जब कभी इलाज के लिए बाहर जाता है तो हमेशा ये सवाल उठता है कि हमारे मुल्क में हेल्थ के निज़ाम पर उसने खुद क्यों तवज्जो नहीं दी, कोई एक ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाया जहाँ वो अपना या अपनी फैमिली का इलाज करवा सके। और फिर ये ज़ाहिर है बार बार ये सवाल शरीफ फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा उठता है कि ये लोग क्योंकि सबसे ज़्यादा इलाज के लिए बाहर जाते हैं। तो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है सबको ये पता होना चाहिए, पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ के जो हेल्थ का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, वो वेस्टर्न ममालिक के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इसी वजह से चाहे वो PTI के लीडर्स हों, चाहे वो बड़े बड़े दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के बिजनेसमैन के बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर जाके पढ़ते हैं ना। तो कोई सवाल पूछता है कि 8 साल से KP में हुकूमत है, तो वहाँ के जो लीडरान हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे बाहर भी पढ़ते हैं, जैसा तो बच्चे बाहर भी पढ़ने गए थे, तो क्वेश्चन करता है क्यों नहीं KP में, भाई 8 साल में वहाँ भी अस्पताल बन सकते थे ना। एक ही बिल्कुल मुज़क्कर केस है कि पाकिस्तान का और इंग्लैंड का मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से आप कंपैरिजन करें। दूसरी बात ये कि मियां शहबाज शरीफ ने 5 साल से 36 हॉस्पिटल बनाए थे, जिसमें से वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल भी हैं, लाहौर में लिवर का, पिंडी में हार्ट का, और सारे पंजाब में जाल सकता है। आप मुझे ये एक बता दें, जो सवाल पूछते हैं शहबाज गिल और ये सारे पूछते हैं ना, उनसे पूछे कि एक हॉस्पिटल आपने बनाया KP में, 8 साल हो गए ना, अब तो 8 साल में क्या हॉस्पिटल नहीं बन सकता? ठीक है, और खास तौर पर 36 अस्पताल तो जुबैर साहब आप बिल्कुल बना दिए उन्होंने, ये कारकर्दगी बड़ी बेहतरीन है, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि उसमें एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें वो खुद अपना इलाज करा सके। मैं वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ, कमर जमान कारिया साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद है हमारे साथ, पीपल्स पार्टी की राय जान ली। अब कारिया साहब, 2 हफ्ते पहले जमानत हुई, आज बाहर जाने का परवाना भी मिल गया, ये हुस्न इत्तेफाक है कि 2 हफ्तों में अब वो बाहर भी जा रहे हैं, बाहर आने के बाद इसमें कहीं कोई एतराज़ तो नहीं है वैसे आप लोगों को, पीपल्स पार्टी को? देखिए, जनरली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग के साथ उसमें इत्तेफाक होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं। अच्छा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की ज़ात की हद तक गुजारिश ये है कि मियां साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो अपने मर्द का इलाज कराने के लिए, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए 2 या 3 दफा साल में जाते थे। उसके बाद जब वो अपोजिशन में थे तब भी जाते रहे, हर साल वो जाते हैं, और जब वो बेल पे थे तो उस वक्त भी वो अदालत की इजाजत के साथ बाहर गए और वापस आए। तो बीमारी की हद तक तो उनकी बीमारी बिल्कुल दुरुस्त है और उनको बाहर जाना चाहिए। रही बात कि वो यहाँ क्यों इलाज नहीं करा सकते, इसलिए नहीं करा सकते कि यहाँ पे बहुत सारी अमराज ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट तो हो रहा है, लेकिन यूरोप के अंदर वो ट्रीटमेंट हमसे बहुत बेहतर है। अच्छा। इसलिए कि उनकी साइंस हमसे बहुत बेहतर है। आज कोरोना की वैक्सीन वहाँ बनी, हमारे यहाँ तो नहीं बन सकी, इसलिए कि वो हमसे एडवांस है। उनके यहाँ मशीनें बनती हैं जिनसे हम इलाज करते हैं, हम वो मशीनें बनाने की पोजीशन में अभी नहीं है। तो हमसे वो एडवांस सोसाइटीज हैं, एडवांस उनके पास टेक्नोलॉजीज है, तो ये कोई हमारी केसरी नहीं, कमतरी नहीं है। बहुत दुनिया सारे बेशुमार ममालिक हैं जो हमसे भी पीछे हैं। तो ये कहना कि जी वो वहाँ क्यों जाते हैं, बेशुमार लोग यूरोप से, अरब ममालिक से, बेशुमार जगहों से यूरोप में जाके इलाज कराते हैं, अमेरिका में जाके इलाज कराते हैं। जिसके पास वसाइल है उसका जाना हक है, और बहुत सारे अमराज वो हैं जिनका इलाज दुनिया में हमसे बेहतर होता है, वहाँ फर्ज करे, लेकिन मशीनें जल्दी रिप्लेस कर दी जाती हैं। सब मसला वहाँ खड़ा हो रहा है ना, जब आप बीमारी की बुनियाद पर बाहर तो चले जाएं, लेकिन फिर बाहर जाकर आप सियासत करने लगे, वापस ना आए। देखिए, सियासत अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब का आप जिक्र फरमा रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब का केस इससे इंटायरली मुख्तलिफ है। अच्छा। आप उसकी बुनियाद पे शहबाज शरीफ साहब को पनिश नहीं कर सकते।
शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई की गारंटी दी थी, वो गारंटी अगर वो पूरी नहीं हुई तो हुकूमत वक्त का हक था वो उनके खिलाफ प्रोसीड करते अदालत में। अगर गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ किसी अदालत में जाके या उस अदालत में जहां उन्होंने गारंटी दी थी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया, नैब ने नहीं किया, FIA ने नहीं किया, तो उसकी बुनियाद पे ये कहना कि क्योंकि इन्होंने भाई की गारंटी दी थी तो उनका जो अपना हक है वो उससे फाइट तो नहीं हो जाता। तो ये नामुनासिब बात है। हाँ, उनसे इख्तलाफात अपनी जगह, अगर गवर्नमेंट को ये गिला शिकवा था तो गवर्नमेंट का हक था कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोर्ट में जाती कि जनाब इन्होंने गारंटी दी। इस पर गवर्नमेंट का जवाब मैं गवर्नमेंट से लेता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये बता दें कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के बाहर जाने को इलाज के लिए किसी डील से तो आप कोई ताबीर नहीं कर रहे ना, कहीं बैक ऑफ द माइंड ये तो पीपल्स पार्टी के नहीं चल रहा कि ये एक बार फिर डील हो गई है? देखिए, मैंने पहले गुजारिश ये की कि शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं, बीमारी का इलाज कराते रहे हैं। अब मुझे ज्यादा तो मैं नहीं ये जानता, पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले एक निजी चैनल के एक मारूफ एंकर ने जिनका रात को 10 बजे प्रोग्राम चलता है, उन्होंने एक आप नाम लेकर कोट कर दें कारी साहब, कोई मसला नहीं, एक तस्वर बनाया था। चले अरशद शरीफ साहब ने एयरवाई में उन्होंने एक तमसील बनाई थी कि मियाँ साहब की बेल होगी, मियाँ साहब बाहर चले जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब जाएंगे, आर्मी चीफ जाएंगे, बजट पास होगा और उसके बाद कुछ होगा। ये एक तमसील सी बनी थी, उसके बाद ऐसा हो रहा। अब ये इत्तेफाक है, उसने इत्तेफाक है, क्या है? लेकिन कारी साहब हो सकता है वो अरशद साहब ने भी शायद इसीलिए वो बातचीत की हो क्योंकि आपको याद होगा जिस दिन शहबाज साहब की रिहाई का ऑर्डर आया था उस दिन रात को खुद नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के और रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, तो वो सब उसे डील से ताबीर कर रहे थे कि जी इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं, लेकिन आप देखिए खुद शहबाज शरीफ साहब एक वक्त होता है जब अपनी बेल विड्रा कर लेते और फिर जब वो चाहते हैं उनकी बेल हो जाती है। तो ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ साहब ने जो कुछ कहा ये इत्तेफाक है, उसने इत्तेफाक है, क्या है, डील है, नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कुछ हफ्ते पहले कहा था वो हो रहा है, इस तरह मुझे नजर आता है। अब इसको जो भी चाहे ताबीर कर ले। सही, चले कारी साहब जरा आपके, लेकिन उनके इलाज के हवाले से, उनकी बीमारी के हवाले से वो बिल्कुल बीमार है, वो इलाज कराने जाते हैं और उनको इलाज कराने की अगर अदालत ने इजाजत दी है तो मेरा यकीन है कि वो वापस आ जाए। ठीक है, ये बात अपनी जगह पर है। अच्छा, चलें अब मैं जरा गवर्नमेंट से जान लूँ कि वो क्यों, जब शहबाज शरीफ गारंटर थे, गारंटी पूरी नहीं हुई तो फिर क्यों उन्होंने उस मामले को लीगली आगे नहीं बढ़ाया? डॉक्टर जरका साहबा, आप लोग जाते अदालत कानूनी तौर पर, शहबाज शरीफ साहब जब गारंटर, उनकी गारंटी नहीं पूरी हुई, मियाँ साहब वापस नहीं आए और आप लोग भी उनको वापस नहीं ला सके, तो फिर इस मामले को क्यों छोड़ दिया? आप लोग खामोश होगा बिल्कुल? जी, बहुत शुक्रिया बाब साहब। पहले मैं एक दो आपके जो एनालिस्ट हैं जमील साहब, उन्होंने एक दो बातें की, उनको मैं ज़रा टेकअप करना चाहती हूँ। उन्होंने फरमाया कि ये तो यहाँ पर निज़ाम ही ऐसा है, बड़ों के लिए कुछ और आम लोगों के लिए कुछ और। तो वो कह रहे थे वो साइंटिफिकली देखते हैं, तो मैं उनको ये पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है बड़ों का और छोटों का, आम आदमी का और बड़े लोगों का। तो अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा दें, क्योंकि मेरे लिए तो एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि लोगों के लिए उनके बार या उनके पैसों के मुताबिक उनके लिए अदलिया का एटीट्यूड डिफरेंट हो या उनके साथ इंसाफ का तराजू मुख्तलिफ हो। तो एक ये बात। डॉक्टर साहब, क्या ग्राउंड रियलिटी है कि आप बता दीजिए कि फिर हकीकत क्या है? देखिए जी, ग्राउंड रियलिटी आपके हमारे सबके सामने है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंसाफ होता हुआ हमारे मुल्क में नजर नहीं आता आम लोगों को। हम जब देखते हैं कि जिस किस्म की जजमेंट्स आती हैं उस पर हम कुछ कह भी नहीं सकते। देखिए ना, ये भी तो एक बड़ा इशू है, अगर हम कुछ कह दें तो आप भी फंसते हैं, हम भी फंसते हैं। तो बहरहाल, लेकिन ये है कि एक एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जब हम में भी तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ये पाबंदी सिर्फ ये अदालत से, अदलिया से मुतालिक नहीं, ये तो काबीना के इजलास से मुतालिक भी पाबंदी लगाई जाती है हम पे कि जी काबीना की मीटिंग्स को आप अब इस तरह से नहीं अनाउंस कर सकते, जो प्रेस रिलीज आप तक पहुंचेगी सिर्फ आप वही बातें बता सकते हैं, जो जराए से रियल खबरें हम तक पहुंची होती हैं वो बताने से भी मना कर दिया जाता है। देखिए, उसके मुख्तलिफ, इसको आप सेपरेटली टेकअप करें। बात यह है कि आपने पाकिस्तान का मीडिया तो कई दफ़ा, मैं बड़ी ब्लंट सी बात करती हूँ, कई दफ़ा ऐसा लगता है कि किसी दुश्मन मुल्क का मीडिया है, जो पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा लॉयल इंस्टीट्यूशंस है उनको क्वेश्चन किया जाता है। और कई दफ़ा आप खुद देखते हैं, आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका में व्हाइट हाउस में अगर जाके जब उनकी प्रेस ब्रीफिंग होती है, अगर कोई जर्नलिस्ट ऐसी बात करता है जो उनको नहीं पसंद आती तो वो उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, एंड दैट पर्सन कैन नॉट गो टू द व्हाइट हाउस।
तो और जब एक प्रेसिडेंट उतरता है, जिस तरह ट्रंप साहब उतरे, अब आप देखिए अमेरिकन टेलीविजन पे कितना टाइम दिया जाता है ट्रंप साहब को, कोई टाइम नहीं दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान में अनोखा निजाम है, यहाँ पर ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम दिया जाता है गवर्नमेंट से। यहाँ पर ऐसे लगता है, अगर आप टेलीविजन देखें, कि इस वक्त हुकूमत बराबर की है, यानी ऑपोजिशन भी बराबर टाइम ले रही है, ऑपोजिशन को भी बराबर ही वजन दिया जाता है। तो यहाँ का, हमारे मुल्क का निजाम हर तरह से अनोखा है, और अगर आप लोगों को एक्सेप्टेबल है तो 100 बिस्मिल्लाह, मुझे तो एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये अच्छा, डॉक्टर साहब ये दूसरी बात आप छोटे से ब्रेक के बाद कर लीजिएगा। मैं ब्रेक के बाद आपसे ही शुरू करता हूं और उस पर फिर जमील करना चाहेंगे। जुबैर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ थे, कायरा साहब और जमील साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसी पॉइंट से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर ज़रका, कमरज़मान कायरा साहब, जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट अधूरा रह गया था, आप बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर जरा जमील साहब की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पर जिस तरह का इंसाफ होता है और होता हुआ नजर आता है, उस पर बहुत से सवालात उठते हैं ऐसे लोग आदमी के लिए भी जो कोई एडवोकेट नहीं है या जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। क्योंकि कॉमन जो हमें नजर आता है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब पे इतने केस थे और एवन फील्ड डिपार्टमेंट की वो मनी ट्रेल दे नहीं सके, लेकिन जजमेंट किस पे आई? इकामे केस के ऊपर, जिसमें कि आप 100 सवाल कर सकते थे। फिर वो जो जजमेंट्स आती हैं उनमें भी बड़े लूप होल्स होते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसके ऊपर लोग बात करते हैं और लोग इसके ऊपर, आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स भरे पड़े हैं। तो क्या हम अकाउंटेबल नहीं है एज ए नेशन? क्या हम इन बातों पे सवाल नहीं कर सकते? और हम क्यों नहीं कर सकते? हम इज्जत से सवाल करेंगे, लेकिन हमें जस्टिस होता हुआ नजर आना चाहिए, वरना अदरवाइज ऐसे जस्टिस सिस्टम का जिसमें आम आदमी जाके सालों मर जाते हैं लोग, उनको इंसाफ नहीं मिलता। आप फैमिली कोर्ट्स में चले जाएं, जो हालात है, मेरा रोने को दिल करता है जब मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ वहां पे गरीब आवाम किस तरह रोल रही होती है। और माशाल्लाह जो आपके सो कॉल्ड जो आपके हुक्मरान होते हैं, उनके लिए हर किस्म की मराहत होती हैं, उनको बीमारियां होती हैं तो इतनी सीरियसली ली जाती हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है कि जी आप रिस्पॉन्सिबल है अगर कुछ हो गया। भाई वो जो 22 करोड़ अवाम जो मर रही है, उसका कौन जिम्मेवार है? उसका तो कोई जिम्मेवार नहीं है। इंसान, पाकिस्तानी अवाम के खून की कोई कीमत नहीं है, और ये इंतहाई बुरी बात है और इस पे हमें आवाज उठानी चाहिए। ठीक है। हालात हमारे ये हैं कि आप देखिए कि चंद हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस करके और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसको एड्रेस करके कि आपके बच्चे यहीं रहेंगे, हम पे कुछ किया तो हम आपका हिसाब लेंगे। निहाल हाशमी साहब ने कहा था टांगे तोड़ दूंगा जजेस की। उसके बाद किसी ने सो मोटो लिया निहाल हाशमी का? सही। किसी ने राना सनाउल्लाह को जवाब दिया? एक सन्नाटा था, यानी चीफ सेक्रेटरी के मुंह से कोई एक लफ्ज नहीं निकला। अच्छा जी, अब 2 दिन पहले एक असिस्टेंट कमिश्नर जो जाके एसी की गाड़ी में बैठ गई क्योंकि वो अवाम के साथ गर्मी में खड़ी नहीं हो सकती थी, सिर्फ उन्हीं का रोजा था और किसी का रोजा नहीं था। और अगर डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ये कह दिया कि आप एसी में जाके बैठ गई, आप कोई निराली है, तो उसके ऊपर वो एक खत लिख दिया गया फिल फॉर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। तो क्या हम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इस पे सवाल नहीं कर सकते कि ये हर जगह आपका जो अंधा निजाम है और जो अंधा आपका तरीका है काम करने का, यानी एक तरफ से आप उसमें फिरदौस साहिबा ने भी बाद में वजाहत भी दी और माजरत भी की कि वो जो अल्फाज थे वो अल्फाज उन्हें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, शायद मौके की मुनासबत से शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। अग्रीड। लेकिन क्या वो अल्फाज राना सनाउल्लाह को इस्तेमाल करने चाहिए थे, या क्या वो अल्फाज निहाल हाशमी साहब को, सेनेटर थे वो, ठीक है, उनको इस्तेमाल करने चाहिए? ज़रका साहब आपका पॉइंट आ गया। जो 20-20 साल से सियासत में है, ठीक है, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूं। जमील साहब, इस पर क्विक आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, फिर मुझे जरा प्राइम मिनिस्टर के सऊदी अरब वाले विजिट पर बात करनी है जरा। जी जमील साहब। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको चंद नुकात बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में यकीनन और एवरी सिटीजन इज इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है और दुरुस्त है ये। लेकिन इसमें बाद में ये भी हकीकत है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15 है, जिसके तहत, और उसके तहत आप किसी को रोक नहीं सकते बाहर आने से, किसी को रोक नहीं सकते अपने सिटीजन को अंदर आने से। अगर शहबाज शरीफ जा रहे हैं साहब वहाँ, तो कानून अपना रास्ता ले, हुकूमत चाहे कि उनको रोक ले उस कानून के तहत। लेकिन ये कहना कि एक्स्ट्रा जुडिशल तरीके से बयानात के जरिए
किसी को मुलायन करना, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान को अगर कोई मुलायन करता है तो गलत है। तो बेसिकली सवाल ये पैदा होता है कि इदारों को अपना काम करने दें, इदारों का काम अपने हाथ में ना लें। आप नैब की बातें, अगर ईवान इक़्तिदार से अगर आप बैठकर बात करेंगे तो नैब की परसेप्शन गलत होगी। इसी तरीके से आप जुडिशरी की बात यहाँ बैठकर हम करेंगे तो गलत होगी। आप उसके जजमेंट पर टेक्निकल तरीके से नुक्ताचीनी कर सकते हैं, करने मैं भी कर सकता हूँ उसकी उनकी जजमेंट पर, लेकिन आप एक परसेप्शन खराब करेंगे तो वो मुल्क के लिए। बात दूसरी हो रही थी इलाज के लिए ना शहबाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के इलाज के ये एक बात तकरीबन आया है जो कि दायरा साहब ने भी की है कि कैंसर के पेशेंट, मैं इसका साइंटिफिक आंसर जिसका कि मैंने जिक्र किया था वो ये है कि कैंसर में जितनी तहकीक हो रही है पाकिस्तान में अभी वो तहकीक 50% भी नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर मैं आपको टेक्निकल नुकता बता दूं, जो इस चीज को समझते हैं वो समझ जाएंगे। एक ब्रैकीथेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज होता है या न्यूक्लियर मेडिसिन के जरिए होता है, पाकिस्तान में अभी वहां तहकीक नहीं पहुंची है। और अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो यकीनन हर 6 महीने के बाद उसमें करना होता है। दूसरी बात यह है कि फिरदौस आशिक अवान जिस अंदाज में तस्दीक की गई है, अब एफिशिएंसी कोई कानून इजाजत उसकी नहीं बिल्कुल देता सही। है। चलें, इस पर ये पॉइंट आपका आ गया। अब जरा सऊदी अरब का जो दौरा है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं, फिर कायरा साहब की तरफ मैं सवाल लेकर जाता हूं कि गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब में मुकीम कुछ पाकिस्तानी शिकायत मिलने के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई थी कि पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफ़ीर समेत सिफारती अमले के 6 अफसरान को भी वापस बुला लिया गया था और उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने बतौर सफ़ीर वहाँ पर चार्ज लिया। लेकिन अगर वज़ीर आज़म बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करना चाहते हैं तो वो पहले मुल्क के अंदर की गवर्नेंस के मसाइल को तो हल करें, क्योंकि ज़ाहिर बैरून मुल्क बैठा सफ़ीर पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए मुल्क में मुख्तलिफ वजारतों से रब्ता करता है और फिर उनकी जानिब से जब ताख़ीर होती है तो इस बिना पर बहुत से काम नहीं हो पाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ज़ाहिर इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। तो कायरा साहब, जो खारजा पॉलिसी पर भी आप लोग बहुत इस हुकूमत के आने के बाद तनकीद करते हैं कि कुछ दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, बहुत सारे कर्जे ले लिए। अब सऊदी अरब से हमने देखा पिछले थोड़े टाइम में एक तलखी की खबरें आई थी कि दोनों ममालिक में कुछ तलखी है। इस दौरे के बाद कुछ मामला आपको बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? कायरा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मैंने कहा अल्लाह करे ऐसा हो जाए और हमारी हुकूमत पाकिस्तान का इमेज जो है वो ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। इस हुकूमत ने कई सारे ममालिक के साथ तलखियाँ पैदा की हैं। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान से नाराज भी हो तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मनकता तो नहीं कर लेता, सर्द नहरी आ जाती है और फिर आपको मुश्किल वक्त में वो सपोर्ट नहीं करते। ये सपोर्ट दोनों तरफ है, हम भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हमारी भी जरूरत है और हमें उनकी हर वक्त जरूरत है। ये दोनों की तरफ चलने वाला काम है। वज़ीर आज़म साहब ने अगर चीज के हमले को वहां से हटाया है तो एक बेहतर काम है कि उनको अपने पाकिस्तानी का ख्याल रखना चाहिए। ये बड़ा अच्छा कदम है। ओवरसीज पाकिस्तानी के फैसिलिटी के लिए सफारत खाने हैं, उनके ऊपर हाकमियत के लिए नहीं है, बिल्कुल। और उन्होंने ये भी जो कहा, मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ कि हमारे ब्यूरोक्रेट को या जो डिप्लोमेट्स हैं उनको अपने रवैये अवाम की दोस्ती के लिए पैदा करने होंगे, अवाम की बेहतरी के लिए पैदा करने होंगे। और नामूस रिसालत वाले मामले को वज़ीर आज़म उन्होंने बताई थी अपनी स्ट्रेटजी कि किस तरह से तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा करके फिर वो एक मौसर पैगाम देना चाहते हैं। तो ये उसका हम क्या नुक्ता आगाज़ समझें कि उन्होंने ये इब्तिदा सऊदी अरब से की है? अब मेरा नहीं ख्याल, अभी मैं इसके बारे में कहना कब्रज़ वक्त होगा कि उन्होंने इसके लिए उनसे कोई बात की है या उससे कोई उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर मिली है कि इसके ऊपर मुतफ़िका लाएअमल बन सकता है। क्योंकि अगर इस पे सऊदी अरब और 2-3 मुल्क जो बड़े ताकतवर मुसलमान मुल्क हैं, अगर वो राजी हो जाएं तो बाकी मुसलमान मुल्कों को राजी करना और आसान हो जाएगा। और एक कलेक्टिव इस पे व्यू लेने के बाद अगर हम यूरोप को ये बात समझा सकें कि जो काम आज़ादी इजहार के नाम पे वहाँ पे तौहीन रसालत के लिए होता है वो इरिटेशन का बायस होता है और उससे उनके लिए भी नुकसान है, हमारे लिए भी नुकसान है। जो आज़ादी है वो आज़ादी दूसरे की आज़ादी तलब करके आपकी आज़ादी आपको हक हासिल नहीं है। यानी मुझे किसी दूसरे के नाक तक तो आज़ादी हासिल है, उसकी नाक को टच करने की आज़ादी नहीं है। तो ये बात बड़े गौर से और बड़े अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। अगर वज़ीर आज़म कर पाएंगे तो इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन ये बात कि पाकिस्तान में कानून ताकतवर के लिए और है और गरीब के लिए, और ये सारी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में है और जहाँ जहाँ जमहूरियत कमजोर हैं और डिक्टेटोरियल और अथॉरिटेरियन रूल ज्यादा रहे हैं,
वहाँ ताकतवर के लिए कानून बिल्कुल और है। यहाँ पे ताकतवर हर चीज खरीद लेता है, वो पैसे से बड़े बड़े वकील खड़े कर लेता है, वो रिश्वतें दे के अपने लिए रास्ते पैदा कर लेता है, वो टैक्स के निजाम को पहले मनूवर और मैनेज कर लेता है, वो सियासत को कर लेता है, वो मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस कर लेता है। ये कोई शक वाली बात है? आम आदमी तो बेचारा अपना लोकल वकील नहीं कर सकता, वो तो थाने में जाके अपनी दाद रसी नहीं करा सकता। ठीक है, तो बड़ी खुद बात है। कहने को बहुत है कि जी मुल्क में सब एक कली कानून है, कानून कहने की हद तक एक है। सही, चलिए पॉइंट आपका पहले साहब आ गया। अब ये चूंकि जमील साहब का सब्जेक्ट है, जरा जल्दी जल्दी इनसे भी एक दो सवाल मैं इससे मुताल्लिक कर लूँ। जमील साहब, कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त ये दौरा है सऊदी अरब? क्योंकि हमने देखा था ताल्लुकात की खराबी वहाँ से शुरू हुई थी जब OIC का इजलास बुलाने का कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने मुतालबा किया, सऊदी अरब ने उसमें इनकार कर दिया, फिर पाकिस्तान ने एहतजाज किया, तो वो चीज़ शायद सऊदी अरब को बुरी लगी, वो नाराज़गी भी उन्होंने उस वक्त जाहिर की थी। अब वो मामला आपको लगता है इस दौरे के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, ताल्लुकात वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे? मैं आपको चीदा नुकात बता देता हूँ। मारूजाती और माहौलियाती हालात में जो इस वक्त खित्ते में और बैनुल अक़वामी लिहाज से चल रहे हैं, और मेरा इशारा है अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप से जो बाइडन की तरफ, और इजराइल की इंग्रेस और इन्फ्लुएंस पूरे गल्फ में, और उसके अलावा अब सऊदी अरब का कि ये ऑफर कि वो ईरान से अपने रिलेशंस को बढ़ाए, ये एक ओवरऑल मंजरनामे का हिस्सा है। इसको बात को मैं इधर छोड़ते हुए आपकी तरफ में आ जाता हूँ कि इस वक्त ये दौरा, इससे पहले जितने भी 4 दौरे किए हैं इमरान खान ने, उसमें सबसे अहम दौरा ये है, सबसे कलीदी दौरा ये है। इस रोशनी में कि इसमें पसे पर्दा कुछ चीजें जाहिरी तौर पे तकरीबन 8 के करीब MOUs और एग्रीमेंट के 2 साइन होंगे। उसके अलावा वो तमाम बातें, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और अफराती कुव्वत, सारों की बातें होंगी। लेकिन उसके पसे पर्दा जो मंजरनामा इस तरफ डेवलप हो रहा है, जो बड़ी ताकतों का जिसमें इंटरेस्ट कुछ में क्लैश हो रहा है, कुछ में यकजा हो रहा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि ऐसे मामलात में डिप्लोमेसी में जाने से पहले हम अपने दोस्त ममालिक से मशवरा करते हैं। जब हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट जाता है तो हमारे दोस्त ममालिक चाइना है और ऑफ कोर्स बाकी हमारे खैर ख्वाह हैं, उनसे मशवरा इसमें यकीनन किया गया होगा, और उसके बाद एक पूरा लाहे अमल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि चाइना का भी इसमें से है, और इसमें मेरी तज्जिए और थोड़ी सी इंडिकेटर्स जो मैंने देखे हैं उसके मुताबिक इसमें रशिया चाइना की मंशा भी शामिल है। और इस वक्त जो सऊदी अरब के हालात जो बाइडन के आने के बाद हुए हैं, तो उनको भी नजर आ रहा है कि वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। तो इस एस्पेक्ट में आप कह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है। जमील साहब, जो एक कम है डॉक्टर जरका के भी मैं टेक इस पे शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने GSP+ में पाकिस्तान की रियायतों को कम किया है। अब इस तनाजुर में देखते हुए ज़ाहिर है हमें अपने उन ममालिक जो कि हमारे हमसाय ममालिक हैं, जिनसे माजी में पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, अब उनसे मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को ताल्लुकात। इस तनाजुर में कितना अहम देख रही हैं आप इस दौरे को? जी बहुत शुक्रिया। और बाब साहब, जहाँ तक मैंने फॉलो किया है, यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। उन्होंने अभी कोई मराहत जो आपको दी हुई हैं वो नहीं कम हुई। इनिशिएटिव तो ले लिया, वो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में इनिशिएटिव लिया है। उससे एक दिन पहले उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे एक रेजोल्यूशन पास किया था। सो लेट अस सी आगे क्या होता है। इस रेजोल्यूशन अगर ये हो गया जो आप बात कर रहे हैं, तो वो तो एक इंतहाई खतरनाक बात है कि पाकिस्तान के 70% टेक्सटाइल सेक्टर की जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो रुक जाएंगी और आपके सड़कों पे आपके मजदूर आ जाएंगे। दिस इज अ सीरियस, वेरी सीरियस थिंग, जिसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह ताला बेहतर करे। और सऊदी अरेबिया के हवाले से देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने बड़ा एक दानिशमंदाना डिसीजन लिया। और फिर जो खित्ते के रीजनल हालात हैं, जिनकी तरफ जमील साहब ने भी तवज्जो मबजूल कराई है। देखिए, ईरान के साथ पहली दफ़ा सऊदी अरेबिया ईरान जो एक डैगर्स ड्रॉन होते थे, उनकी प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं, उसके ऊपर जिस तरह इमरान खान साहब ने उन दोनों को उनमें मुशावरत कराई है, उनमें मुसालहत कराने की कोशिश की है। और अब टर्की, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, अगर आप सिर्फ मुस्लिम ममालिक लें तो ये एक ब्लॉक बनने को जा रहा है, जिसमें रशिया और टर्की भी पीछे से आ जाएंगे, और क्या पता बाद में मलेशिया भी मिल जाए। तो ये अच्छी बातें हैं, OIC के लिए अच्छी बातें हैं, और पाकिस्तान के लिए भी, पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका साहिबा, और इसके साथ साथ जमील अहमद खान साहब, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ज्यादती के मुकदमात की समाअत किन अदालतों में होगी, अब ये फैसला हो गया है। रेप के मुकदमात को जल्द अज जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। रेप ऑर्डिनेंस के तहत सेशन अदालतों को अब रेप मुकदमात की खुसूसी अदालतों का दर्जा दे दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक रेप के मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात की तेजी से समाअत और उन्हें जल्द अज जल्द निपटाने के लिए मुल्क भर में खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी, जो सिर्फ 4 माह में इस नौयत के मुकदमात को निपटाएंगी। इस ऑर्डिनेंस में रेप के मुजरिम को नामर्द बनाने से कबल उसकी रजामंदी हासिल करने की शर्त खत्म कर दी गई है। वज़ीर आज़म एंटी रेप क्राइसिस सेल कायम करेंगे, जो वक़ुआ के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल लीगल मुआयना कराने का मजाज होगा और नादरा की मदद से कौमी सतह पर जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान का रजिस्टर तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस में जिनसी ज़्यादती के मुतासरीन की शनाख्त ज़ाहिर करने पर पाबंदी आयद करने के अलावा इसे काबिल सज़ा जुर्म भी करार दे दिया गया है। और रेप ऑर्डिनेंस के तहत तहकीकात में कोताही बरतने पर पुलिस और सरकारी मुलाजिम को 3 साल कैद की सज़ा और जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि गलत मालूमात फराहम करने वाले पुलिस और सरकारी मुलाजिम को भी सज़ा का सामना इसमें करना पड़ेगा। और नोटिफाइड बोर्ड के जरिए मुजरिम को केमिकल या अद्वियात के जरिए नामर्द बनाया जाएगा। अब इसके बाद जब ये सेशन अदालतों में ये मामला जाएगा, इसके लिए नई अदालतें कायम की जाएंगी। क्या मुकदमात का इंदराज तेज़ी से होने लगेगा और क्या केसेस में भी कमी वाक़ई होगी, और इसके बाद क्या कानूनी तौर पर ये पता तो नहीं हो जाएगा कि पहले फैसला सेशन अदालत से हो, उसके बाद वो मामला हाई कोर्ट में अपील होके जाए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए। तो इस प्रोसेस को तो कहीं लंबा नहीं किया जा रहा। माहिर कानून अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अजहर साहब, ये मखसूस खुसूसी अदालतें कायम करने के बाद कितनी मदद मिल सकेगी इन केसेस को जल्द अज जल्द निपटाने में, और क्या मुकदमात का इंदराज अब तेज़ी से होगा, ये केसेस अब रुक जाएंगे, इनमें कमी वाक़ई हो सकती है इस फैसले के बाद? अजहर साहब को आवाज़ आ रही है? चलें, अजहर साहब को भी रिकनेक्ट करते हैं। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने तो अपना ये काम किया है कि अब खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं, और कोशिश यही है कि इस तरह के केसेस को, जो कि हमारे पूरे मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं, वो किसी एक सूबे की बात नहीं है, हर सूबे में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और फिर ज़ाहिर हुकूमत ने हमेशा से इस पर कानून साजी की बात की है। तो ऑर्डिनेंस अब ये लाया गया है, इसके ज़रिए खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं, और अब उन अदालतों पर यह जिम्मेदारी होगी कि जल्द अज जल्द इस तरह के केसेस को निपटाया जाए। 4 माह की मुद्दत का तयन किया गया है कि जो इब्तदाई तौर पर यह वक्त रखा गया है कि 4 माह में इस तरह के केसेस को निपटा दिया जाएगा। और फिर ज़ाहिर बहुत सारे जो इसके अहम नुकात हैं, जो इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं, वो ये हैं कि 4 माह में जब इस नौयत के मुकदमात को निपटाया जाएगा, तो फिर रेप के मुजरिम को नामर्द बनाने से कबल उसकी रजामंदी हासिल करने की जो शर्त थी, उसको भी एक तो ख़त्म कर दिया गया है। और फिर वज़ीर आज़म एंटी रेप क्राइसिस सेल कायम करेंगे, जो वक़ुआ के फौरी बाद यानी सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर मेडिको लीगल मुआयना कराने का मजाज भी होगा। तो अजहर साहब, सबसे पहले तो ये हुकूमत का जो फैसला है, ज़ाहिर है इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और फिर इससे क्या इन केसेस में कमी वाक़ई हो सकेगी, मुकदमात के फैसले जल्द हो सकेंगे, आपको लगता है ऐसा? बहुत शुक्रिया। देर बड़ा टाइम लगा दिया इन्होंने इस ऑर्डिनेंस को और इस चीजों को फील्ड लाने के लिए। आपको पता है, ये बुनियादी तौर पर मोटरवे का जो रिंग रोड के ऊपर जो वाकया पेश आया था, उसके बाद ये कहा गया कि इस कानून को नाफिजुल अमर करेंगे। कास्ट्रेशन के हवाले से भी मामला था और स्पीडी ट्रायल के हवाले से भी था, स्पेशल कोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी था। ये एक बड़ा अच्छा और मुस्बत कदम है। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई थी। गालिबन मलिया बुखारी इस सारे मामले को देख रही थी, उन्होंने बड़ी डेलिब्रेशन के बाद चीजें सारी ले आए हैं। लेकिन खाली इस ऑर्डिनेंस को शक्ल देने का इशू नहीं है, इसको बाकायदा एक जो मेरे तक इतना है कि इसको बाकायदा अभी तो फिलहाल एक एक्ट की शक्ल में। ऑर्डिनेंस बुनियादी तौर पर 120 दिन के लिए आता है, 120 दिन से जायद हम शायद इसका इतलाक कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ ये देखना ये पड़ेगा कि हम इसको 120 दिन से ज्यादा इतलाक कैसे कर सकेंगे, वो फैसला करना पड़ेगा आपको कि आप इसको किस तरह से देख सकेंगे। और वो सोचना होगा इनको कि हम इस सारे मामले को यानी इन ग्राउंड रियलिटीज पे या इन फील्ड इसको किस तरह ला सकेंगे। सही। और अजहर साहब, इस तरह की ये खुसूसी अदालतें जब तश्कील दी जाती हैं, इनसे जो फैसले आते हैं, फिर कानूनी तौर पर उन फैसलों को क्या हाई कोर्ट्स में आगे चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, असूली तौर पर तरीकाकार ये है, आपको याद होगा, तारीख में ले जाऊं कि जुल्फकार अली भट्टो साहब के केस में एक अपील का हक ले लिया गया था और बराह रास्त ट्रायल जो किया था वो हाई कोर्ट ने किया था।
उसमें बड़ी बातें हुई थी आज, जो कि सेशन कोड के हवाले से, ये सेशन कोड में स्पेशल कोड्स आ जाएंगी, या तो हमें ऐसा को वाया मीडिया बनाना चाहिए था कि इसका ट्रायल जो है ना वो हाई कोर्ट के जज के लेवल के ऊपर या हाई कोर्ट ही इसका ट्रायल कंक्लूड, यानी एक स्पीडी जस्टिस देने के लिए इन केसेस के हवाले से ये जो कि एक डिले का मैकेनिज्म बनता है। मिसाल के तौर पर ये कोर्टें अगर फैसला करेंगी स्पेशल कोर्ट, ये गालबन जो मेरे तक इत्तला है वो सेशन कोर्ट के बराबर होंगी, तो सेशन कोर्ट के बराबर जब आप आएंगी तो इससे नेक्स्ट ईयर है वो हाई कोर्ट होता है, तो मामला हाई कोर्ट में फिर चैलेंज होगा। जब हाई कोर्ट में आप मामला लेकर जाएंगे तो फिर वहां पर डिले होगा, उसके बाद फिर आगे फिर आपके पास अपील का जी सुप्रीम कोर्ट सोचना ये है, ये अच्छा है अभी फिलहाल इसको इन प्लेस करने के बाद इसमें से एक हो सके तो एक अपील का राइट खत्म करने के बाद दूसरी जो राइटर है गालबन लगाई है उन्होंने इसको टाइमलाइन, मुख्तलिफ टाइमलाइन के अंदर इस सारे मामले को डिसाइड किया जाएगा। जब तक इसको एक टाइमलाइन के अंदर आप डिसाइड नहीं कर देंगे, स्पेशल कोर्ट बनाने का मकसद ही ये है, वो ट्रायल कोर्ट से तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन मामले अगर अपीलों में पेंडिंग पड़े रहेंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। इसकी मिसाल जो है ना, उस वक्त जब जैनब का केस आया था तो जैनब के केस को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, वो ट्रायल भी डिसाइड हुआ था, हाई कोर्ट में अपील भी एक टाइम लिमिट में डिसाइड हुई और सुप्रीम कोर्ट की हद तक बड़ा एक्सपीडी मामला डिसाइड हुआ था। ये वाला एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको सोचने की बात है, और फिर खाली इसको ये नहीं है, इसमें पैरा देने की बात भी है, इसमें विजिलेंस कमेटी के हवाले से ही बात है, प्रोसिक्यूशन टीम को भी आप साहब इसका मतलब कि शिक तो फिर इसमें डालनी पड़ेगी, वरना ये 4 माह में सेशन अदालत तो फैसला कर देगी, लेकिन फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर पेंडिंग पड़ा रहेगा क्राइम सीन को प्रोक्योर करने के हवाले से तो वो जो दौरानिया है केस के दौरानिए पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इस ऑर्डिनेंस का फायदा क्या होगा? करने पड़ेंगे और प्रोसिक्यूशन को उनके साथ बिठाना पड़ेगा कि जब प्रोसिक्यूशन एक केस बनाए तो इतना मजबूत केस हो कि वो इतनी आसानी से टूट ना सके। तो अजहर साहब ये 4 महीने के इसमें मुद्दत का तयन किया गया, इसका मतलब वो जो केस का मजमूई जो दौरानिया होता है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इस ऑर्डिनेंस का फायदा क्या होगा? अगर आगे ये फैसला आगे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना ही है तो फिर इन कोर्ट्स का क्या फायदा होगा? देखिए स्पेशल अमूमन जब आप सेशन कोर्ट में लेकर जाते हैं ना, तो सेशन कोर्ट के ऊपर मुख्तलिफ ट्रायल चल, यानी जैसे आपने एंटी टेररिस्ट कोड बनाए कि टेररिस्ट के हवाले से केसेस अलहदा किए, उससे स्पीडी ट्रायल हुए। फिर आपको पता है नैब कोर्ट जब अलहदा बनी तो नैब कोर्ट से नैब कोर्ट ने सिर्फ वो नैब के केसेस सुनेंगे। तो यहाँ ये मेरी जहां तक जाती रहा, चूंकि मैंने ऑर्डिनेंस की पूरी प्रोविजन अच्छी तरह से देखी नहीं है, यहाँ स्पेशल कोर्ट का मकसद होगा कि ये कोर्टें जो है ना सिर्फ उन केसेस को देखेंगी जब उनके पास केसेस कम होंगे तो डे टू डे ट्रायल कर सकते हैं, यानी इनमें और वो टाइम लिमिट के अंदर मामले को डिसाइड कर सकते हैं। जब सेशन कोर्ट पे आता है तो वो बड़ा टाइम लगता है, चाहते नहीं वक्त पे पहुंचती। तो यहाँ जो असल मैकेनिज्म सिर्फ ये डे टू डे ट्रायल डिसाइड, आप यानी मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ का केस देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर डिसाइड, हालांकि लॉ में लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि 30 दिनों में ट्रायल कंक्लूड होगा। वो मैंडेटरी प्रोविजन तो दे सकती है, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं जाते, तो उसको हम बेसिकली डायरेक्टरी प्रोविजन लेते हैं और लोग इसको इतना आसान नहीं लेते हैं। यहाँ जब तक जैसे मैंने बताया ना 2-3 तरह की विजिलेंस है, एक आपकी प्रोसिक्यूशन के हवाले से विजिलेंस कमेटी आनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद से ऑर्डिनेंस पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और प्रोग्राम के आखिर में MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब से हम दिली ताज़ियत करते हैं, उनकी वालदा मोहतरमा का अब से कुछ देर पहले इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके पूरे ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।